नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया कैसे बना था। जैसे कि हम सबको पता है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट इंडिया और पाकिस्तान थे, राइट। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था, तो उस टाइम पे ये डिसाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इंडिया की टेरिटरी क्या होनी चाहिए और उसके अंदर किन लोगों को सिटीजनशिप दी जाए और किन लोगों को नहीं दी जाए। लेकिन ये सिटीजनशिप देना क्यों आवश्यक था? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो कि बस इंडियन सिटीजन्स ही उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सिटीजनशिप देना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। तो चलिए जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप मेंशन किया गया है। उसमें आर्टिकल 5 से 11 जो है ये इंडियन सिटीजनशिप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि ये आप सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल हो। इसका मतलब आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशंस है, जो कि पहली है कि आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होने चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हो, तो ये जो एरिया है आपका डोमिसाइल बन जाता है। मान लीजिए कि आप दुबई में 2 साल के लिए जॉब के लिए गए, लेकिन आपको पता है कि आप इंडिया वापस आने वाले हो और अब इंडिया में आपका परमानेंट घर है, तो आपको दुबई की डोमिसाइल नहीं मिलेगी, आपको बस इंडिया की डोमिसाइल मिलेगी। तो दूसरी कंडीशन उसमें है, इन 3 कंडीशन में आपको कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि आप इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या फिर आपके दोनों में से कोई भी पेरेंट्स इंडिया के बॉर्न होने चाहिए, या फिर आप 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल आप इंडिया में डिसाइडिंग होने चाहिए। इसका मतलब 1945 26 जनवरी से आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होने के बाद आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये था सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 6 है जो दोस्तों, वो पाकिस्तान और इंडिया में जो माइग्रेशन हो गया था उनको यहाँ पे दर्शाता है। तो जब पार्टीशन हो गया था तो लार्ज स्केल में लोग पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। तो उनकी सिटीजनशिप 2 हिस्सों में बांटी गई थी, और वो 2 हिस्से थे जो 19 जुलाई 1948 से लोग पहले आए थे, और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। ये स्पेसिफिक डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन पे दोनों देशों में परमिट सिस्टम अपनाई गई थी। परमिट सिस्टम एक ऐसी चीज़ थी जिसमें परमिट लेने के बाद ही एक पर्सन इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकता था। तो 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे वो लोग 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत में जो कमेंसमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत उनको सिटीजनशिप मिलती थी। तो उसके लिए 2 कंडीशन थी। जो पहली कंडीशन थी जिसमें ये था कि वो या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या ना, वो इंडिया में जन्म लिए हुए होने चाहिए। और दूसरी चीज़ थी कि वो जब से माइग्रेशन करके आए थे पाकिस्तान से, उसी दिन से इंडिया में परमानेंटली रिसाइडेड हो। तो उन्हीं को 1950 के 26 जनवरी के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस में किया था उसमें इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी। उसके बाद दूसरी कंडीशन है जिसमें था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे 19 जुलाई 1948 या फिर उसके बाद, उनके लिए कुछ कंडीशंस थी। जिसमें कंडीशंस आती है जिसमें वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हुए हो, या फिर वो यहाँ पे परमिट फॉर रिसेटलमेंट लेके आए हो इंडिया में, या फिर वो रीमाइग्रेशन के बाद यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने के लिए इंडिया में रहे हुए हो, या फिर उन्होंने कोई एप्लीकेशन सबमिट किया हो एक ऑफिसर के पास जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो, या फिर किसी ऑफिसर ने उनको एज ए सिटीजन रजिस्टर करा हो। तो ऐसे लोग 1950 में जो कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी में, उसके अंतर्गत
सिटीजनशिप उनको मिल जाती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 5 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस था। तो आर्टिकल 5 जो था, जो स्पेसिफिक टेरिटरी में इंडिया के जो लोग रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में बोला गया था, और आर्टिकल 6 जो है वो स्पेसिफिक पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में माइग्रेटेड हुए हैं उनके लिए आर्टिकल 6 दिया गया है। अब जानते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 ये बताता है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप याद रखिए कि आर्टिकल 7 आर्टिकल 5 और 6 को ओवरराइड करता है। वो किस प्रकार करता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गया हो और वो वहीं पे रहा हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो मान लीजिए आर्टिकल 5 और 6 के अंतर्गत आपको किसी को ये इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको ये इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 5 और 6 ओवरराइड होता है। और दूसरी कंडीशन में ऐसा है कि अगर मान लीजिए 1 मार्च 1947 के बाद कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गया हो और वो पर्सन पाकिस्तान से फिर इंडिया वापस आया हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस एज फॉलोज। उसके लिए अगर वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हुए हो, या फिर वो यहाँ पे वापस आए हो इंडिया में परमिट फॉर रीसेटलमेंट के लिए, या फिर वो यहाँ पे रीमाइग्रेशन के बाद एटलीस्ट 6 महीने के लिए रहा हो इंडिया में, या फिर उन्होंने कोई फॉर्म सबमिट किया हो ऑफिसर के पास जिसमें सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो, या फिर किसी ऑफिसर ने उनको एज ए सिटीजन रजिस्टर किया हो। तो इन कंडीशन में आर्टिकल 7 के अंतर्गत उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 8, जिसमें लिखा गया है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब एनी नेशन आउटसाइड इंडिया वो पर्सन अगर रह रहा हो तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हमने आर्टिकल 6 और 7 में कवर कर लिया है। तो उसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं, जो उसमें पहली कंडीशंस है कि वो या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो। अनडिवाइडेड इंडिया इसका मतलब ब्रिटिश इंडिया, राइट। और वो रजिस्टर्ड हो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेट और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अगर उसने यहाँ पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बोलता है नॉट डीम्ड टू बी ए सिटीजन। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन 26 जनवरी 1950 में जो कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पहले अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी भी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर करेगा तो वो पर्सन आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 6 या फिर आर्टिकल 8 के अंडर इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड नहीं कर सकता। उसके बारे में आर्टिकल 9 में लिखा गया है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 10, जिसमें लिखा गया है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। मान लीजिए आपको आर्टिकल 5, 6, 7 या फिर 8 के अंडर आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है, तो आपकी वो इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन वो कब तक? जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास ना करे और उनको चेंज ना करे। तो यहाँ पे आर्टिकल 10 में आपको दिखेगा कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, जो कि आपकी सिटीजनशिप को कभी भी निकाल सकता है या फिर बदल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 11, जिसमें लिखा गया है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स है जो 26 जनवरी 1950 के कमेंसमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास आर्टिकल 5 से 8 तक जो भी कंडीशन के अंतर्गत सिटीजनशिप मिलती थी उनको रिवोक या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के भी पावर है। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 11 में लिखी गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।